दवा से फ़ायदा मकसूद था ही कब कि फ़कत दवा के शौक़ में सेहत तबाह की मैंने। जॉन एलिया साहब का जब ये शेर मेरे ज़हन में आता है तो ये सवाल भी आता है उसके साथ-साथ में कि जब इतनी सारी अगर उनसे समस्या थी, तो फिर अगर दवाओं से इतनी समस्या थी, दवाएँ इज़ाद क्यों की गई? क्या हम लोग अपनी सेहत बनाने के लिए अलग-अलग तरह की जो दवाएँ लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, क्या उसका कोई हमारे जीवन के ऊपर बुरा असर पड़ता है? पड़ता है तो किस तरह से पड़ता है? और कितनी किस मात्रा में दवा हमें लेनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अक्सर हमारे ज़हन के अंदर आते रहते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों की जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी अगर फ़िज़िकल हेल्थ बिगड़ती है तो उससे हमारा जो दिमाग है, जो मेंटल हेल्थ उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमेशा एक बात सुनने में आती है कि अगर तन दुरुस्त नहीं होता, मन भी अशांत होता है और उससे समस्याएँ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनते आए हैं कि अगर मन अगर आपका शांत हो तो सारी जितनी असामान्यताएँ हैं, जितनी समस्याएँ सब के सब ठीक की जा सकते हैं। किस बात में कितनी सच्चाई है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत में वही कहूँगा कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन रण को सज्जे हों, बाधाओं के हल लेकर। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से जो हमें बताएँगे कि किस तरह से फिजिकल हेल्थ है वो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है और दवाएं लेना किस मात्रा तक सही होता है। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार। शिक्षा सरोकार कृषि टीवी का वो कार्यक्रम जो आपको देता है शिक्षा के सही मायने कि आप आज जो शिक्षा ले रहे हैं या जो होनी चाहिए उसका मायना है क्या, उसका सरोकार है क्या, क्यों हम वो शिक्षा ले रहे हैं। ऐसी एक शिक्षा हमने हमारे जीवन में ले रखी है और उससे हम बोलते हैं मेडिसिन को लेकर, दवाओं को लेकर, कि दवाओं के जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हमें जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ से प्रभावित होती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आप अपने सवालों को तैयार रखिए, बस मैं तब तक हमारे एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाए देता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जिनसे मुलाकात करवाने वाला हूँ वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है बेंगलोर से पूर्वी जयराज जी। पूर्वी जयराज जी के बारे में संक्षेप में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब इनका बायोडाटा मेरे हाथ में आया और मैं जब उसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी विधाओं में पारंगत हैं, इतनी सारी चीज़ों को इन्होंने पढ़ रखा है, मुझे लगता है मैंने तो जीवन में नाम भी नहीं सुने होंगे जयराज जी के बारे में। लेकिन फिर भी कुछ कहना तो बनता है। पूर्वी जयराज जी एक रिनॉन्ड ड्रग लेस थेरेपिस्ट हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि बिना दवाओं के ही व्यक्ति को स्वस्थ किस तरह से किया जा सके। तो उनका मानना है कि दवाएं कहीं ना कहीं करके हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं, डिपॉजिट होती जाती हैं, फिर एक जहर की तरह काम करती हैं, शरीर को अंदर से कमजोर करती हैं। एक होलिस्टिक हीलर हैं, साथ ही साथ में बिल्कुल एक कहूँ कि अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं वेलनेस को लेकर। मेडिसिन के अलावा भी आप स्वस्थ रह सकते हैं किस तरह से। इन्हें कहने वाले कहते हैं कि स्पिरिचुअल शमन के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये इनकी कोशिश ये है कि जितने भी हेल्थ की जो इश्यूज हैं, जो मिस्टीरियस हेल्थ इश्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, उनको ये सुधार लाएं। साथ ही साथ में इस तरह की अपनी विधाओं के जरिए, तकनीकों के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की में ये कामयाब रही है और हमारा सौभाग्य है कि आज पूर्वी जयराज जी हमारे साथ में हैं। पूर्वी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच पर आना स्वीकार किया और आज हम आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से व्यक्ति बिना दवाओं के, या मेरा मतलब कम से कम दवाओं के साथ भी सुरक्षित रह सकता है। और दूसरी बात हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपके जरिए कि तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करती है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे दर्शक बहुत सारे जुड़ने लग गए हैं, सवाल मुझे लगता है ढेरों आने भी लग गए हैं। तो मैं पहले अपनी बातों, जो मेरे मन में जो सवाल घूम रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, उनको लेके आपसे रूबरू होता हूं कि पहला सवाल जो दिमाग के अंदर आता है कि क्या हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, अगर वो गड़बड़ होती है तो क्या उसका हमारे दिमाग के ऊपर ही कोई फर्क पड़ता है या फिर दिमाग एक अलग व्यवस्था है? राइट। पहले तो सुनील जी, मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मैं इंग्लिश में आंसर करूंगी। क्षमा कीजिए। एंड थैंक you very much for such an amazing introduction. So I'll start off with quoting a simple example so that our viewers can easily understand the mind-body correlation. And then I'll, at a later stage, illustrate it with more technical aspects to it.
So let's hypothetically assume that a person is about to face a very important interview. And assuming that he is a fear based person, there'll automatically be a lot of strange symptoms coming up in his body. For instance, there could be a palpitation that he can experience. His mouth will probably go dry. And when his panic crosses a threshold, automatically he'll start going through a lot of other strange experiences in his body. Probably he'll feel giddy. He'll think he'll probably go blank in the interview and whatnot. Let's go back to our own examples. We all know in our childhood, we've had umpteen number of experiences when we have done some blunder, and while confronting our parents or teachers, we went through strange experiences in our body. We felt we'll puke or we wanted to use the restroom immediately. So we all know that one single thought instantaneously can create change in our body, sometimes a massive one. So if one single thought can pass a message to the brain to create changes in the body, then imagine bombardment of flight and fight response into the system can actually have a massive impact. So we should always remember that these cliche terms that we often use, like I'm depressed, I'm sad, I'm not myself, or I'm sulking, these are restricted to these psychological concerns, but that isn't true at all. Anything and everything that affects our mind does have an impact on our body. In fact, researchers have proved it that stress, anxiety, panic, and few other mental conditions has an impact on increasing our chronic health conditions, be it BP or probably cholesterol or any other cancerous tumorous condition. In fact, if we get into the specifics of what amazing research people have done across the globe, you'll be completely awestruck to understand the impact, the strength that mind can create on the body. And I'm sure we will be shocked to know how massive the impact of the negative mindset can be on our own self. So the mind should be understood in a broader perspective. We should know what are the two major bifurcations of the mind, the conscious and the subconscious, and how long term and short term memory can have impact on our physical self. So बिल्कुल हमारा मन और देह के बीच में जो संबंध है उसको स्टडी करने से हेल्थ पे बहुत ही सकारात्मक बदलाव हम ला सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आप जॉनी एलिया साहब के उस शेर से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि दवा से फायदा मकसूद था ही कब के फकत दवा के शौक में सेहत तबाह की मैंने। क्योंकि आपने कितनी खूबसूरत सी बात कही, एक जरा सा विचार अगर हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है, हमारी बहुत सारी चीजों को अगर हिला सकता है, तो किस तरह से छोटी छोटी अगर और बातें अगर इसी तरह एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी तो वो तो हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देंगी। तो ये आपने बड़ी खूबसूरत सी बात कही। तो यानी कि आप का ये कहना है कि हमें जो फिजिकल हेल्थ के जरिए जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर जरा जरा से बदलाव आते जाते हैं, वो हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर धीरे 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 फर्क डालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनुसार जो सारी चीजें हैं वो ब्रेन के जरिए हो रही हैं, और जो मूव जो कंट्रोल बॉडी अगर उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आगे जहाँ सप्लाई हो रही है वहां भी इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ तो होगी होगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या आपने की। अच्छा, आप जाहिर सी बात है हम इंसान हैं और इमोशंस का हमारी लाइफ में बड़ा महत्व रहता है। मुझे लग रहा है रमा जी हमारे साथ में जुड़ पा रही है, तकनीकी समस्याओं की वजह से दिक्कत हो रही है। जी कोशिश करते हैं। क्या तकनीकी समस्या कोई है रमा जी की तरफ? चलिए हम अपनी बात को जारी रखते हैं, रमा जी जब तक जुड़ती हैं। तो बात ये हो रही थी कि कहीं ना कहीं एक जो चीजें हैं उसका एक्यूमुलेशन बुरा कंपोज होती जा रही है हमारी लाइफ के अंदर, वो खराब चीज होती है, जरा सी होती है, फिर हमें पता चलता है कि उसने और हमारे दिमाग में दबाव डाला, थोड़ा और परेशान किया, और वो करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में चले जाते हैं। फिर जैसे आपने एंजाइटी की बात की, डिप्रेशन की बात की, फिर वो जो बड़े लेवल की चीजें भी हमारी लाइफ में होने लग जाती हैं। हमें लगता है कि जरा सी बात है तो इससे कहाँ फर्क पड़ना है, लेकिन उसके बाद में वो चीजें बड़े पर्सपेक्टिव में भी हमें नजर आती हैं। अगला सवाल जो मुझे जहन में जो आता है कि हम सभी भावुक व्यक्ति हैं, जाहिर सी बात, अब इंसान हैं तो वो प्यार भी करता है, वो गुस्सा भी करता है, इमोशंस उसके जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। तो इमोशंस को अगर हम लोग मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित अगर करने की कोशिश करते हैं,
तो उसका हमारे हेल्थ के ऊपर किस तरह से क्या इम्पैक्ट आता है, वो ही बताएं। एक तो मान लीजिए मैंने भावना अपनी दवाई, तो जाहिर सी बात है कई बार ऐसे कहते हैं, वैसे बुजुर्गों ने बात कही, गम खाया करो। गम खाने से मतलब वही कि पेशेंस रखना वाली सी बात होती है, दर्द भूलना, थोड़ा हर चीज को पेशनेट होना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग उसको वेरी देखें किस तरह से, क्या टॉलरेट करना भी सीखें चीजों को। तो आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में, आपके क्या विचार है? इमोशंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जी जी क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैंने मेरे एक्सपीरियंस में 10 साल में हजारों पेशेंट में देखा है। तो ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। और जी 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 इमोशंस वी आर ऑल addicted to, whether it is positive or negative. Most of us do not agree with this, but we are addicted to even negative emotions. I'll give you a small example. There was a study that was done in Michigan, in a university, where they picked up specifically people who had this suppressed anger about their partners, and they started analyzing their health conditions. I'm sure after hearing what was the outcome of the study, most of us will have stress tonight, because the outcome of the study was those people who had a lot of bottled up emotions were at a higher risk of going through chronic diseases like cancer or stroke or any other tumorous condition, and they had a higher risk of dying due to chronic cancerous diseases. So emotions are not just restricted to you crying over a fight, or probably having an aggressive argument where you stay awake whole night having some disagreement with your partner. It is definitely not restricted to that. Sometimes we feel probably some emotional disturbance or turbulence can at the most stretch to probably a week or a month, where you're not talking to your partner and you have some cold vibes, and as time passes by you forget that memory, you start forgiving each other and you let go of it, and you got over it. I'm so sorry, you're not done and dusted with it. Your body will definitely have certain amount of impact on your physical health in the long run. In fact, they create conditions Can that you can see be me, conducive. Prapti? जी 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 मैम, हम आपको देख पा रहे हैं। पूर्वी जी, माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए। जी No. रमा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़ पा रही। से तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मेरी आवाज आ रही है आपको रमा मैम? मुझे आ रही है, और मुझे खुशी है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम। जी, जी, जी। बहुत बहुत। तो मैं थोड़ा सा रमा मैम का यहाँ पे तारुफ करवाई देने। तो वैसे रमा मैम, मुझे नहीं लगता कि ऐसी शख्सियत है जिसे किसी तारुफ की जरूरत है। इनका परिचय किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक होस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने जो जुड़े हों जो लोग, उनके बारे में परिचय थोड़ा सा तो दें। रमा मैम, अगर हम लोग राजस्थान की बात करें या फिर जयपुर राजस्थान से लेके बात करें, तो करीब 37 साल से ज्यादा का शिक्षा का अनुभव रहा है, और ये डिवोटेड जिन्हें एजुकेशनिस्ट कहते हैं वो हैं। आज की अगर मैं तारीख की बात करूं तो रमा मैम एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड विजन ट्रस्ट की, साथ ही साथ में जयगढ़ जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी, और साथ ही साथ में जो शिला माता टेम्पल ट्रस्ट है जो जयपुर के अंदर है, उसकी भी ट्रस्टी हैं ये हैं। और उसके साथ साथ में इनकी इनोवेटिव आइडियाज एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा रहे हैं। इन्होंने टाइम टू टाइम इनोवेशन के जरिए शिक्षा में बहुत सारे नवाचार किए हैं। और इन्हीं की लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, जो संस्कार स्कूल है, अच्छा स्कूल है जयपुर का, वो इन्हीं की लीडरशिप में पहली बार फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट स्कूल इन इंडिया बना था। इसके लिए रमादत्त जी हमेशा आपके लिए संस्कार स्कूल और जयपुर भी आपका आभारी रहेगा कि आपके नेतृत्व में इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिली थी। साथ ही साथ में जो रमा मैम हैं, ये गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल और द पैलेस स्कूल। बहुत सारी बातें हैं रमा मैम के बारे में जो कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं इनके बारे में कहूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैं इनके बारे में सुनूं। दर्शक इनसे इनके बारे में सुनने के लिए आए। दर्शक मुझे रोकेंगे भी, आप मत बोलिए, रमा मैम को बोलने दीजिए। तो बस हम उन्हीं से बोलने की तरफ बढ़ेंगे। तो रमा मैम, अभी आपके जब तक जुड़ रहे थे तब तक हम पूर्वी जी से एक सवाल किया था कि हमारी जो इमोशंस हैं उनको अगर हम लोग मैनेज करें तो उससे हमारी जो हेल्थ है उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। तो पूर्वी जी उसी के बारे में बता रही थी। जी पूर्वी जी, माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए। No जी problem, sir. It's a I'm pleasure. sorry, Purvi. I'm Ma'am, glad it's that I got a chance to meet with you, even if it is pleasure. online. मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, Purvi, please carry on. Thank you so much, ma'am. And I'm equally privileged to share the stage with you. Thank you. All right. So I was telling you that, we often feel that probably you fought with somebody, you got over that memory, it doesn't stay in your mind, and you feel it's gone. It doesn't have any sort of impact on you. It's just that some bitter memory probably flashes in your mind every time you recall that incident.
but the body which is provided the stage for that experience goes through a lot more than what we can imagine. So as I was telling you, this can actually create conditions that can be conducive for umpteen number of imbalances that can happen in your system. I'll quote a very simple example to understand how body and emotions are strongly correlated with each other. Whenever we have a fight, we are sad, it either happens that you deny to eat food, you don't feel like eating anything, so you want to go on fasting, you tell your people at home, mujhe aaj khana nahi khana hai, so you lock yourself up in the room, or you start binge eating. अब बड़े बड़े चिप्स पैकेट लेके खा रहे चॉकलेट खा रहे आइसक्रीम खा रहे, तो none of these two choices are good, obviously. So, and we also know when we are in a happy good mood, in a celebrative mood, in a festive mood, we eat good food, we can actually digest a lot more than what we can on the other regular days. So body is constantly in touch with every single emotion that comes up, because your thought, your emotions and the hormones that are created in the body are all interconnected. So हमें समझना चाहिए कि हम integrated प्रोसेस में चल रहे हैं, होलिस्टिकली इस पिक्चर को देखना चाहिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशंस के बारे में, मैं कोट करना सुनील जी, मैं पूर्वी जी को देख नहीं पा रही हूँ और सुन भी नहीं पा रही हूँ. सुन नहीं पा रहे हैं, एक सेकंड, शायद अब आ रही, अब देख पा रहे हैं हम पूर्वी जी को, हमें देख पा रहे हैं मैम. रमा मैम, हमारी आवाज आ रही है आपको? रमा मैम, हमें सुन पा रहे हैं आप? शायद लगता है फिर से कहीं इंटरप्शन आया है. जी पूर्वी जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज. या सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय मैं सब दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी कि we feel that when we are emotionally disturbed, probably due to a fight or an accident or something that didn't go well in our life, will probably have an impact of probably sulking on it or contemplating on it for some time. But there's a research which proves that every time we recall that incident, that this pathetic situation happened with me, somebody deceived me, backstabbed me, criticized me, so every time you basically go back into that time and recall it, your body undergoes the same trauma that it did when you experienced it in real. As in, जब कुछ एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ फाइट हुआ है, सडनली कुछ ट्रॉमा आपको हिट किया है, तो यू नो दैट देयर इज that can happen in your brain. Your heart is not performing at its best. Your digestion tract is definitely gone for a toss, because we all know that there is a second gut, there is a second brain in our gut. ये रिसर्च ने ऐसा नाम ही दे दिया है कि जो भी ब्रेन में होता है, whatever chemical imbalances or whatever other ups and downs that we go through at the brain level is instantly carried to our gut as well. So ये बहुत ही common symptom है. हम बोलते हैं आज digestion ठीक नहीं है, gastric हुआ है, acidity हुआ है, bloating हुआ है, and we feel there must be something wrong at the physical level in our large or small intestine or our stomach or something else, but that isn't true always. The vagus nerve, which carries all that happens in our brain, creates exactly the photocopy in our digestion tract as well. This is just for us to understand the mind body and emotion body correlation. So every time you recollect it, whatever chronic critical condition that was actually initiated is reoccurring. So हमें एक हैप्पी फीलिंग से, एक खुशी से या फिर जोक से जो लाइटनेस बॉडी में फील होता है, वो एक्चुअली इंटरनली भी मैनिफेस्ट हो रहा है एट अ मेडिसिनल लेवल. सो हैप्पी हार्मोन्स हम ये बोलते हैं हमारे बॉडी को. और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि विद ऑल द थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, पर्टिकुलरली वुमेन, वी आर वेरी वल्नरेबल, सेंसिटिव. वी हैव टू एग्री दैट कंपेयर्ड टू मेन, we are very famous in blowing things out of proportion. I've seen that whenever they come with some condition where the root cause is is probably not identified appropriately, ये सिर्फ 10-20 या 11 लोगों में नहीं, 20 to 30 thousands of people I've seen that the underlying factor which usually influences about 80 to 90% of their physical health is because of emotions. So I can vouch for that research which took place.
ये तो बहुत बड़ी बातें बताई हैं, तो मुझे लग रहा है इसका मतलब तो हमें अपने सब चीज़ों को, विचारों को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। आपने अगर इस तरह से, अगर जैसे आप बता रही हैं, मैं तो इसको सुनकर ही चौंक रहा हूँ कि एक घटना अगर आज से 10 साल या 20 साल पहले कोई घटी हो और उसी घटना को हम दोबारा से रिकॉल करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सेम चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर 20 साल बाद भी होती हैं। वही चाहे हार्मोन की अनलेस बात एंड कहें। अनटिल यू वर्क ऑन इट, सॉरी टू इंटरप्ट, पर अगर आप उसमें अवेयरनेस से वर्क करेंगे, हुँ, हुँ। उससे डिटैच होंगे हुँ, इमोशनली, हुँ। तब नहीं। हुँ, लेकिन हम नहीं करते, वी डोंट क्लीन, वी ब्रश आवर टीथ, वी क्लीन आवर हेयर, वी टेक बाथ, बट इमोशंस को क्लीन करने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो इमोशंस। वो, यस, एज यू सेड, यस, इट जी, डज जी, 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 हैपन। जी। बहुत 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 सुंदर बात आपने यहाँ पर कही। रमा मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? रमा मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है रमा मैम आपको? रमा जी की माइक म्यूट में है सर। हाँ, नहीं, उनको आवाज़ भी नहीं आ रही, शायद स्पीकर का हाँ, भी शी कोई कांट इश्यू है। हियर यू, यस। रमा मैम, मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए, कोई नहीं, रमा मैम तब तक अपना नेटवर्क दुरुस्त करती हैं। एक सवाल हमारे साथ में है, मृदुला नागपाल जी, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आपकी बात को सुनकर बड़ी प्रेरित हुई हैं और उनका ये पूछना है कि भई जब इतनी सारी समस्याएँ हैं, तो फिर हम अपने विचारों पर, इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल करें? ज़ाहिर-सी बात है, जब हमें पता चल जाएगा भई हम इस तरह से कंट्रोल करें, तो फिर शायद हो सकता है इन समस्याओं पे अपने आप निजात मिल जाएगी। डेफिनेटली। हुँ, एक विचार बोलना चाहूंगी, जिस जी, व्हेन वी गेट नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस, वी हुँ, फील दैट सप्रेसिंग जी, इट, जी। नॉट थिंकिंग अबाउट इट, और controlling it makes a हुँ, difference. But हुँ, I'm sorry, that's not the real approach towards it. Probably control word जो है, उसे हमें डीपर लेवल में, प्रोफाउंड लेवल में समझना है। हुँ, कंट्रोल नहीं करना है, कुछ ब्लॉक नहीं करना है, कुछ भूलना हुँ, नहीं है हमें। कुछ लोग हुँ, बोलते हुँ, हैं मुझे अब्यूज हुआ चाइल्डहुड में, मैं कभी भी याद नहीं करना चाहती। तो मैं बोलती हुँ, हूँ हाँ, याद मत कीजिए, आई रेस्पेक्ट हुँ, दैट, बट हुँ। ऐसे कहने से वो डिलीट तो नहीं हो जाएगा। वी आर नॉट ठीक कंप्यूटर्स, बात एज है। Rama was saying, where you are not technically you go control delete and it's gone. Poof, it's not existing. No, हुँ, कभी आप कुछ सीन देखेंगे, कुछ सिनेमा देखेंगे, कुछ फ्रेंड ने कुछ बोला, उस आदमी को देखेंगे, अगर हुँ, आपको हुँ, कुछ ऐसा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है तो आएगा ही आएगा वो माइंड पे, तो हुँ, वो हुँ, हुँ, इम्पैक्ट चलता ही रहेगा। सो आपको सप्रेस नहीं करना है, हुँ, ब्लॉक हुँ, नहीं करना है, आपको उसी इंसिडेंट्स को, उसी भावना को थोड़ा एलिवेटेड लेवल में देखना है। यू हैव टू हैव अ हायर डायमेंशनल व्यू टुवर्ड्स द सेम इंसिडेंट्स। You got to ठीक work बात on yourself and gain higher maturity and wisdom to handle the same scenario, to understand it at a deeper level. तो हम हुँ, हमें इतना मेच्योरिटी आना चाहिए कि वी अंडरस्टैंड द इनसाइट बिहाइंड द एक्सपीरियंस दैट अकर्ड। और वो हुँ, ऐसे रमा जी जैसे लोगों से बातें करके, पुस्तक को रीड करके, हुँ, बाय रीडिंग गुड बुक्स, बाय व्यूइंग सम वीडियोस दैट आर रिलेवेंट टू दिस अंडरस्टैंडिंग, वो आता है। लेकिन हुँ, कभी ऐसा हो जाता है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर डायमेंशन टुवर्ड्स इट, वेयर यू आर गोइंग इनटू अ सेल्फ सिंपैथेटिक मोड। हुँ, हुँ, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता। ओ मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मैं हुँ, ऐसे याद नहीं करूंगी, दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनी रिजल्ट्स। सो हुँ, यू विल हैव टू लुक एट इट विद अवेयरनेस। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो हुँ, इमोशंस है वो जागृत माइंड में नहीं बैठता। सो बाय हुँ, ब्लॉकिंग सर्टेन थॉट्स व्हेन यू आर सिटिंग इन, इन सॉलिट्यूड, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिट इन सॉलिट्यूड विद योरसेल्फ, हुँ, इट्स नॉट गोना हेल्प अस। We have to understand the broader picture where the emotions, the feeling, the faith, the belief is actually residing, which is understanding our जो हमारा और एक चित्त है, which हुँ, we call that as सुप्त मनस, और जो हुँ, सबकॉन्शियस माइंड के नाम से पॉपुलरली जाना जाता हुँ, है, उसे अंडरस्टैंड करने से, वहां से भावनाओं को फिल्टर करने से, क्लीन करने से, मेडिटेशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट ला सकता है हमारे मन में। जी, 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 जी। बहुत सारे दर्शक आपको धन्यवाद कह रहे हैं। अंजलि महापात्रा जी हैं, स्वर्णा जी हैं, वदुषी जी हैं, वसुधा जी हैं, राना जी, खूब ढेरों लोग हैं जो आपको धन्यवाद भी कह रहे हैं और आपकी बातें सुन के बड़ी खुश भी हो रहे हैं। रमा मैम, आप पूर्वी जी आप हमें सुन पा रहे हैं रमा मैम आप? हाँ, मेरी सुन आवाज़? रही हूँ। जी, जी, जी। आ अभी रही है, बिल्कुल। जी, जी। पूर्वी जी अभी जब ज़िक्र कर रही थी तो उनका ये कहना था कि जीवन में जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, हमारे दिमाग में कोई बात, इमोशंस अगर हमारे होता है,
तो वो केवल एक उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है। वो अगर हम उसको अगर भुलाते नहीं हैं या फिर उसको सही ढंग से नियंत्रित नहीं करते, मैनेज नहीं करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग हमें परेशान करने की पूरी कोशिश में रहता है। और अगर हम आजकल नई जो लोगों की बात करें, जो नई जो जनरेशन की अगर हम बात करें, तो ज़रा-ज़रा सी बात पे हर्ट हो जाती है। कहेंगे आप, अक्सर सुनने को मिलता है, मुझे एंग्जायटी हो रखी है, मैं डिप्रेशन में हूँ, छोटी-छोटी बातों उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो पूर्वी जी के अनुसार तो बहुत गलत है। अगर इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो आने वाली नस्लें तो एकदम से बिल्कुल खात्मे की तरफ बढ़ रही हैं। तो आपके पास तो इतना तजुर्बा है, आपने मतलब मुझे लगता है करीब 4 दशक का आपके पास में शिक्षण का अनुभव रहा है, बच्चों को इतने करीबी से जाना है। तो आप थोड़ा-सा हमें ये गाइड करने की वो कोशिश करें कि बच्चे जो चीज़ें जो लेते हैं, इमोशंस कनेक्ट कर लेते हैं, वो किस तरह से करते हैं? वो किसी चीज़ को लेके अच्छे से भी रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोग बुरा लग रहा होता है, और वो कई ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लग रही होती हैं, उनको बुरे से भी रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों का सोचने का ढंग क्या होता है? और कैसे उनकी बातें उनके अंदर बैठती है? थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालें, फिर मैं अपने अगले सवाल के ऊपर आऊँगा आपकी तरफ। बच्चों के जो सोचने का ढंग है ना, वो अभी सिर्फ सेल्फ को देख सकते हैं और वो अच्छा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। तो ओके। ये ट्रेनिंग पेरेंट्स की तरफ से ही आती है और स्कूल से भी आती है, हुँ, दैट यू हैव टू लुक एट एवरी पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो हुँ, तब बात की डेप्थ समझ में आती है। अभी हम उनको हुँ, अगर बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो उनके लिए तो ये होता है टू राइमिंग वर्ड्स हैव बीन पुट टुगेदर, हेल्थ इज वेल्थ क्या। पर अगर इसको एनालाइज करें तो हुँ, इट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ वन हैज, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। हुँ, सो बच्चों को अगर जैसे सपोज स्कूल आते हुए उन्होंने कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लिया, कोई एक्सीडेंट देख लिया है, स्कूल आने से पहले पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ा देख लिया, तो वो उनके ऊपर, छोटे बच्चों के माइंड पे रहता है, वो प्ले करता रहता है। सो समटाइम्स यू नो इट टेक्स फ्यू मिनट्स बच्चे को कुछ और दिखाकर, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बता के, बोल के डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है। वो हम लोगों का काम होता है कि उनका डाइवर्जन फ्रॉम द थॉट दैट दे आर अंडरगोइंग, वो चेंज करने का जो हम लोग का काम है। हुँ, वो अपने को पहले तो डायग्नोज करना ज़रूरी होता है, व्हाट इज गोइंग थ्रू दिस चाइल्ड्स माइंड। सो वो पहले एक बार समझ लें और उसको फिर उस हिसाब से हैंडल करें, तो हुँ। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हुँ। चलिए, यानी बहुत सुंदर सी बात की कि आपके कहने का अर्थ ये है कि बच्चे होते हैं, वो इतने बड़ा वाइड रेंज वाला माइंड नहीं रख सकते हैं हमारे जितना। बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल। सोचते हैं कि ये क्या सही है, क्या गलत है, उसे ये लगता है कि मेरे इर्द-गिर्द वाला जो मामला है, जो मुझे सुकून दे रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है ना? जो खराब लग रहा है, वो मुझे खराब है। तो हमें उसके उसके ही दर्जे पे उतर के, उसके बराबरी पे, उसकी सोच के ढंग से उतर के उसको चीज़ें समझानी चाहिए, तभी हम उसके इमोशंस को समझ सकते हैं और सही ढंग से उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक सवाल रमा मैम, मुझे लगता है कि आपका तजुर्बा इस चीज़ का जवाब दे सकता है, और मुझे लगता है सवाल मैंने नहीं करता, मोहसिन जैदी साहब ने बरसों पहले आपसे कर लिया होगा कि बिछड़ने वालों में हम जिससे आशना कम थे, न जाने दिल ने उसे याद क्यों ज़्यादा किया। तो बच्चों की अगर मैं बात करूँ, और हम अपनी बात भी कर लें, लेकिन हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ हमसे छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में होती हैं आज, तो वो हम उसको कम आँकते हैं, और जो छूट जाती हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ये इमोशन जो कनेक्ट हो जाते हैं हर चीज़ के साथ में, इसको डिटैचमेंट के लिए क्या करना चाहिए आपकी नज़र से? क्योंकि बच्चे तो हमारे जितने बड़े तो हैं नहीं कि हम उनको उसके इफ एंड बट समझा सकें कि ये इसके मेरिट्स हैं, इसके डिमेरिट्स हैं। तो उनको कैसे करें इन चीज़ों से लेके कि भई ये तो एक लाइफ़ का पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ़ है। तो आपको क्या लगता है उन्हें किस तरह समझाया जाना चाहिए? बच्चे तो बच्चे हैं। हुँ, बड़ों की ही बात करें, ये इमोशंस की जो बात करी है, आई हैड अ फ्रेंड, हुँ, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे खाना बनाना भी नहीं अच्छा लगता, खाना भी नहीं अच्छा लगता, मुझे टीवी देखना भी नहीं अच्छा लगता, मुझे बाहर जाना भी नहीं अच्छा लगता। हुँ, उनकी मेन प्रॉब्लम, फिर मैंने बोला क्यों नहीं अच्छा लगता, क्या बात क्या है? हुँ, हुँ, फिर वो हमने फिर एनालिसिस करी बैठ करके, तो समझ में आया कि हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उनको। उनको कभी अच्छा। कहीं न कहीं कहीं डाइजेशन प्रॉब्लम है, कहीं बॉडी एक हो रहा है, तो उनको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कुछ करने हुँ, का दिल नहीं करता था। और फिर धीरे-धीरे अब जैसे
अपना एक बार रेगुलराइज करें अपनी रूटीन, अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग अपना एक फिक्स रूटीन भी बनाएं, अपनी चॉइस की कोई एक्टिविटी भी ले लें जिसमें मूवमेंट्स हो। चॉइस एक्टिविटी मीन्स चाहे वो डांस हो, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, चाहे और कुछ नहीं तो सीढ़ी चढ़ना उतरना भी एक जो है ना, उसमें भी वन कैन फाइंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ किया। अगर और कुछ नहीं कर सकते, कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सीढ़ी भी उतरेंगे चढ़ेंगे, कोई भी एक्सरसाइज लें। तो सी बॉडी एंड माइंड आर एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारा माइंड जैसा है, बॉडी अगर माइंड डल है तो बॉडी भी डल हो जाती है, बॉडी डल है तो माइंड डल हो जाता है। तो हमको एक्टिवेट करने के लिए दोनों तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। उसमें आउटसाइड हेल्प जो है, लाइक फैमिली है या स्कूल है, वो अगेन आई वुड रिपीट कि पहले प्रॉब्लम क्या है वो जाननी जरूरी है। प्रॉब्लम मालूम पड़े तो उसका हल एकदम मालूम पड़ेगा। जी जी जी। और फिर उसके बाद उसको ठीक किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। जी जी, बहुत सुंदर बात कही। थी आपकी बात से अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये कि हमें चीज़ें जो बच्चों की ज़िंदगी में घट रही हैं, हम अपनी बात भी करें तो हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें घट रही हैं तो हमें उन चीज़ों से हटाना नहीं। पूर्व जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें चीज़ों को वहाँ से हटाना नहीं है, हमें अपने आप को दूसरी जगह लगाना है। तो अगर बच्चे भी अगर इस तरह का व्यवहार कुछ कर रहे हों तो हमें ये नहीं करना है कि उनको वहां से हटाया जाएगा, आपसे भूल जाओ, आप इसको छोड़ दो, आप ये कर दो, पार्ट ऑफ उससे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहें। उससे बेहतर ये होगा कि हम उसका दिमाग के किसी दूसरी जगह जिसको पसंद करता हो या उसके लिए जो बेनिफिशियल हो सकती है, हम उसके तरफ अगर उसको इंटेंड करेंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। बहुत रमादत्त मैम, ये बात आपके जैसा कोई अनुभवी व्यक्ति ही हमें समझा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अभी जो समय हो चुका है वो एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है, तो दर्शकों कहीं जाइएगा मत, हम अभी जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार का भी अपना मजा होता है। बस हम यूं गए और यूं आते हैं। Hi, my name is Ramya Siddharth. I am the founder and the director of the Tattva. Communicating clearly with confidence and giving a terrific first impression is most important in any job. Let it be your dream promotion or getting your dream job. This are vital. At Tattva, we customize trainings and we have trainings on public speaking, communication skills and personality development and various soft skills. Hurry up, join the sessions and undergo the transformation. Reshape, recreate and transform and become more confident and achieve all your dreams. नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और शिक्षा सरोकार के आज के अंक में फिर से आपका साधुवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं। चर्चा चल रही है कि किस तरह से भावनाएं हैं, इमोशंस हैं या फिर जो मेंटल हेल्थ है हमारे फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से अफेक्ट करती है। आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में दो बहुत ही जो कहूँ लर्नेड स्किल्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पूर्वी जयरा जी जुड़ी हुई हैं और रमादत्त जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूर्वी जी के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया था कि कोशिश ये है कि दवाओं से हटकर जिंदगी जी जाए और उसको कैसे मस्तिष्क के जरिए ठीक कर सकते हैं, इससे भी चर्चा चल रही थी। पूर्व जी, ढेरों सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास में और एक हमारे दर्शक है धनंजय, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा है कि आदमी हैं और जाहिर सी बात है सोसाइटी में सभी लोग जिस तरह का आजकल ज्यादा माहौल जिसको हम देखते थे कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं कि हम उसको चलकर आगे की तरफ निकल जाएं, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, जो मतलब वो अपने आप को हमारा कॉम्पिटिटर मानते, उन्हें लगता है कि हम उनके कंपटीशन के अंदर हैं, तो वो गाहे बगाहे हमको कैसे न कैसे करे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं बने तो कच्ची मिट्टी के ही, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी गुस्सा भी करता है, नाराजगी भी जाहिर करता है, कंट्रोल खूब करने की कोशिश करते हैं। तो धनंजय जी का यही जानना है कि इस तरह के जो लोग हमारे इर्द गिर्द, तो उनसे कैसे हम लोग पार पाएं, उनसे कैसे करें और जिससे हम डिप्रेशन एंजाइटी में ना जा सकें। ये बड़ा सुंदर सा सवाल है।
बड़ा ये ईमानदार सा बहुत सवाल भी है कि हाँ। यस जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत कॉमन भी है। Being in competition with someone else, having low self-esteem about ourselves, and going through that negative feeling that I'm not as good as them, or unable to handle criticism is one of the key things that I've noticed in most of the men, definitely. लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही important point समझना चाहिए सुनील जी, that let's park aside the opinion others have about us or all that criticism that we have to undergo whenever we are in that competitive world. पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि what do I think about myself? What is the बहुत opinion बढ़िया। that I hold about Very myself? important. Yes. Yes. एक होता है कि जो लैंग्वेज हम अभी बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज होता है जो और लोग हम पे फोर्सफुली डालते हैं कि आप ऐसे वैसे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सेल्फ लैंग्वेज के नाम से बुलाती हूँ. There is a self communication that we all do with ourselves, but most of us in the panic of being in race with someone else do not give sufficient time to understand what truly I am capable of. अगर हमारे पोटेंशियल को हम डेफिनेट अफर्मेशंस के तरह ये बोल दें कि दिस इज हु आई एम, दिस इज माय एजेंडा, दिस इज माय लाइफ पर्पस and this is where I want to reach in the next few years, or as a main purpose or goal of my life, or the very reason why I am into this organization or into this group, it becomes very easy to release the unwanted strings that you have, which you have got entangled. So we cannot stop the society from commenting on you by pulling your potential down or trying their best to remove your self-confidence, which is the best quality that they will notice in you, definitely. But we can definitely work on understanding what my strengths are, what my opportunities are, and how can I amplify them to take things lightly, to ignore that which isn't appropriate for me, and to also let go of things at the right time. So we all are obsessed about taking things too personally. अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी, और probably you should be better prepared towards handling this, where you probably would have done your best, but since you take the negative comment of that opposite person so personally that you cannot even bifurcate what is true and what is not, कौन सा भाग उनके ईगो से आ रहा है, कौन सा वो सजेशन के तरह दे रहे हैं, ये बाइफरकेट करने में भी आपका इमोशंस बीच में आ जाता है. So if you firmly know who truly you are, where your weakness is, what your threats are, and what are those sensitive aspects you need to work on, if somebody is probably not putting it in a sugar-coated manner, you will know what part to receive, where to work on, and which are those aspects where you need to gracefully let go of. So competition, हम हमारे सेल्फ लैंग्वेज में ठीक से जो कम्युनिकेशन हमारे अपने बीच में नहीं हुआ, उससे आता है मेरे ओपिनियन में. बहुत सुंदर बात कही आपने. सही बात है कि हम दूसरों की नजरों से खुद को क्यों आंकने की कोशिश करें, हम खुद देखें कि हमारी नजर में हम क्या हैं, क्योंकि जितना ईमानदारी से हम खुद को समझ सकते हैं दूसरा हमें नहीं समझ सकता. यानी कि दर्शकों, जैसे पूर्वी जी कह रही हैं कि हमें खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा. ईमानदार होने का अर्थ यही है कि जो आप हैं आप उसी का ही आकलन करें. और इमर्सन ने एक बात बहुत खूबसूरत कही कि युद्ध वही खूबसूरत है या वही सच्चा है या वही सार्थक है जो खुद से लड़ा जाए. दुनिया तो खड़ी ही है कि वो आपसे लड़ने के लिए. तो आप, वो एक फिल्म थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, तो उसमें कहा था इग्नोर मार यार चल कर. तो वो जब ऐसी की स्थिति हमारे आसपास आए तो जैसे पूर्वी जी भी हमें वही राय दे रही है कि इग्नोर मारिए उनको, लेकिन उससे पहले ऑनेस्ट होइए. जैसे पूर्वी जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि कई दफा हमें वो चीजें जो लगता है कि हमारी सीख के लिए हो, हमारी समझाइश के लिए हो, वो भी लगता है इरिटेटिंग है. तो हमें ईमानदार होना बहुत जरूरी है कि हम चीजों को सही नजरिए से लें. तो यानी लोगों की बातों को सुनने से पहले वो चश्मा उसका अपने दिमाग से हटा दें जो हमने उसको देखने के लिए बना रखा है. अब अक्सर लोगों से बात करते हैं तो एक चश्मा लगाकर बात करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसी राय रखने वाला है. तो पूर्वी जी की बात को मानिए और उस चश्मे को हटाकर फिर सोचना शुरू कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि ये मौसम की तरह होता है. आज गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात भी कर सकता है. एक इंसान आपके साथ प्यार भी कर सकता है और गुस्सा भी कर सकता है. बात वक्त की होती है. बहुत सुंदर बात पूर्वी जी आपने कही. मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतने सुंदर, उतने सार्थक शब्दों में इतनी बड़ी बात कही है. मैं रमा जी के करके एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ मेरे जरूर, पर्सनल लाइफ का.
जी ये जरूर जरूर। बहुत सालों पहले हुआ था कि when I started off with propagating drugless therapy, I definitely received a lot of criticism. क्योंकि दवाई खा के ही चेंजेस नहीं हो रहा तो मन से कैसा हो सकता है, ऐसा स्केप्टिसिज्म बहुत था इस फील्ड में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आए और बोलने लगे मुझे बहुत क्रॉनिक पेन है शोल्डर में बहुत साल से, मैं बहुत मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रहे हैं। So I started telling him that because of his depressive mindset and negative thoughts that he has, as a case history that I studied, he'll have to work on his mind and the mindset to get over the pain. तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया, वो बोलने लगे जो एक्सरे में नहीं दिखा, जो स्कैनिंग में नहीं दिखा, जो केमिकल से नहीं हुआ, अगर मैं पॉजिटिव थिंक कर दूं तो पेन चला जाएगा क्या, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, थोड़ा हार्श थे वो। तो मैं घर आके बहुत सैड हो गए, मेरे हस्बैंड से कहा ऐसे बोल रहे हैं ऐसे, तो वो बोले द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विच यू ऑलवेज सजेस्ट, spend some time with yourself and see what is the answer that you can find for yourself in this situation. तो मैं थोड़ा मेडिटेशन में बैठ गई और मैं हमेशा ये कोट करती हूँ, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा शायद ये एग्जाम्पल, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती वो एक्सपीरियंस। मेरे मन में ऐसा आया कि जो भी रेवोल्यूशनिस्ट कैटलिस्ट हमारे समाज में आए हैं, वो बुद्ध हो या साई बाबा हो या नेल्सन मंडेला हो, मदर तेरेसा जी हो, जो भी लोग आए हैं वो सबको क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ा। एवरी सिंगल पर्सन वेंट थ्रू दैट क्रिटिकल फेस ऑफ somebody wanting to demoralize them, criticize them, kill them, or somebody who had a whole lot of people going against their agenda. So every single person has gone through that, but the only difference that they could make was because they believed in what they felt was true to their heart. तो वो समझ चुके थे कि उनको सच्चाई मालूम है, वो कौन है मालूम है, और वो क्या करना चाहते हैं वो मालूम है। तो when they were resonating with the truth, now we don't even know who were against them, we don't even know the names of those enemies who were against them. So that was the biggest inspiration for me, and I cut down on all those thoughts of irrelevant criticism that we go through. But always there is positive criticism also. As I said, we have to bifurcate very clearly. Thank you. बहुत बहुत It बहुत is a skill, to know yourself, and that to develop that skill, the family, the school, the friends, everybody has to cooperate and put, और ये बचपन से ही करनी पड़ती है। बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है ना, that is very important, और वो सेल्फ एस्टीम आती है अपने ही अचीवमेंट्स से। तो स्मॉल अचीवमेंट्स ब्रिंग they raise your self esteem, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। And then that is how you can build that skill in yourself to take criticism in a positive way. क्योंकि criticism, as you said, everybody has to face it. So वो ज़रूरी है, पर उसको हैंडल करना आना चाहिए, ये एक स्किल है। Very true. जी बहुत सुंदर आपने बात कही। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, पूर्वी जी कह रहे थे, मैम आप कह रही हैं कि जो चीजें फलदार होती हैं, फलदार वृक्ष के ऊपर पत्थर तो लगते हैं, तो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना हमें थोड़ा सा आना बेहद जरूरी है। अगर उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो मान के चलिए कि आप भीतर से कहीं ना कहीं कमजोर हैं, आप जरा सी मार नहीं सह पा रहे हैं, तो दुनिया की ठोकरों को किस तरह से सह पाएंगे। बहुत अच्छी बात पूर्वी जी बताई आपने। रमा मैम, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ सवाल मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा ही एक सवाल हमारे साथ में धनंजय नाम करके हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने पूछा है। उनका ये कहना है कि हमें पता है कि डर कहीं चाहे किसी भी चीज का हो सकता है, हमें पता है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डर है, हमें डराता है। तो उस डर के ऊपर हम लोग कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम डरे रहते हैं तो ना हम फिजिकली ग्रोथ कर पाते हैं, ना कुछ और होते हैं। हम चाहे वो डर किसी स्टेज फियर हो सकता है, कई लोगों को हम लोग देखते हैं मंच पे खड़े होकर बोलने का बहुत डर होता है। अब जब मेरे जैसे को बैठा दिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं लगता उसको। आप तो सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। Exactly. ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों से ही सीखा है और वो करें। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इनका ये जानना है कि वो डर अगर हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल हो और छोटी छोटी बातों को हमें डर लगने लगे, तो हम क्या करें? कैसे अपने आप को दुरुस्त करें और कैसे अपने आप को उस चीज के लिए मुकम्मल बनाएं? अपने अचीवमेंट्स देखें, अपने जो भी हमने पाया है वो देखें, और जो दूसरों के भी सक्सेस से हमको सीखना चाहिए। जो दूसरों के अचीवमेंट्स होते हैं वो भी हमारे लिए लेसन्स होते हैं, उनको हम अगर पॉजिटिव वे में लें तो अपने जीवन में उतार सकते हैं
और हम उन पे उस डर के ऊपर पा सकते हैं, उसको हम जीत सकते हैं उस डर को कि हम में कोई कमी नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही और सही बात है। आपकी अगर बातों करें, लर्निंग्स तो हमारी जिंदगी में हमें खुले में रखनी ही चाहिए और हमें हमेशा इस बात के ऊपर तो फोकस करना ही होगा कि हम क्या थे, हमने क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं, जिंदगी से आप क्या चाहते हैं। ये बड़ी बात है। जैसे रमा मैम हमसे कह रही हैं कि आपको इन बातों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जीवन में क्या क्या अचीव कर चुके हैं। अचीव ऐसा नहीं है कि आप कोई धन दौलत की बात कर रही हैं, कि पोस्ट की बात कर रहे हैं। अचीवमेंट खुद छोटी छोटी हो सकती है। हो सकता है आपने किसी को खुशी दी हो सकता है आपने कभी दर्द को सहा हो सकता है कभी आप तकलीफ में भी मुस्कुराए हो सकता है कि आपको बुखार हो लेकिन आपने उस दिन उसको इग्नोर मार दिया हो कि आज मुझे खेल कर आना है। तो ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट भी आपको हिम्मत और हौसला दे सकती है। उस दिन खेलने के लिए अगर आप बुखार को आज नकार सकते हैं, तो आज खेलने का मन नहीं है तो बुखार को नकार क्यों नहीं सकते, क्योंकि आप तो वही व्यक्ति हैं जिसने उस दिन उस चीज को नकार दिया था। तो रमा मैम की बात का यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमें अपने वजूद को पूरी तरह आंकना और उस पर विश्वास करना बेहद जरूरी है। और दर्शकों, धनंजय जी आपसे मैं तो हमारे तो बहुत गुणी एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, इनके सामने मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात मैं मेरे अनुभव से जरूर कहना चाहूंगा कि गलतियां गलत नहीं होती हैं। गलत होता है उनको दोहराना, कि आप एक बार पकड़ जाते हो कि ये गलती है और इससे मुझे नुकसान हो रहा है और उसके डर से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आपने दोहराई मत और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि हर गलती आपको कोई ना कोई लर्निंग्स देती है। गलतियों से सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही जिंदगी का फलसफा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना तो ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएंगे। बहुत बहुत अपनी गलतियां ही हमको डराती हैं, हमारी गलतियां ही हमको डराती हैं। जी 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 मैम, रमा मैम सही। ये बहुत सुंदर बात कह रही। एक पूर्वी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और एक जो सवाल मेरे जहन के अंदर भी आ रहा है आपसे जैसे मैं बातें सुन रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग आपकी जिस तरह ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आप करती हैं, मेडिसिन थेरेपी में आप काम करती हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम लोग बिना ड्रग्स के, बिना दवाइयों के, हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बिना भी अपने आप पे, अपने शरीर को दुरुस्त कर सकें, इन चीजों पे नियंत्रण पा सकें? संभव है ये चीज? सुनील जी, इस सवाल पे मैं आपको एक छोटा सवाल करना चाहती हूँ। जी क्या जी 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 जी, मैं हमारे आप जितने जीवन ज्ञानी में नहीं हूँ, मुझसे हल्का सवाल कीजिएगा, मेरी नॉलेज उतनी सवाल ज्यादा ही नहीं इसका जवाब है, इसलिए अच्छा। क्या हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन हम्म, में, इंक्लूडिंग आवर व्यूअर्स, ऐसा कोई भी इंसिडेंस है, सिकनेस है, डिजीज है, कंडीशन है, जहां पे अपने आप को अपने माइंड ने सपोर्ट नहीं किया? इज देयर एनी इंसिडेंस वेयर यू डिडंट यूज योर माइंड टू हेल्प योरसेल्फ? आई डोंट थिंक सो, राइट? सब जगह हमने हमारा माइंड को यूज किया है। कहीं जी। पैर टूट गया तो विल पावर लाने के लिए इस्तेमाल किया, कहीं डिप्रेशन हो गया तो रिवाइव करने के लिए यूज किया, कहीं एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो यूज किया, कभी गैस्ट्रिक हो गया और इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो माइंड को बोला अभी अभी आधा घंटा थोड़ा ठहर जाओ, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। तो एवरीवेयर यू आर लिटरली यूजिंग योर माइंड to either boost your morale or to better your condition physically. So जब ये रियलिटी है तो ये क्यों नहीं रियलिटी हो सकता कि हम ट्राई करें कि हमारे केमिकल इंटेक को रिड्यूस करें और हम ट्राई करें कि जो पेन का कॉलिंग आ रहा है बॉडी से, उसका रूट कॉज कहाँ से है उसे डिस्कवर तो करें। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही है। Our body is not a fool to just give you a signal of pain. अगर आप यू नो, इफ अ वाइफ गोज टू किचन एंड स्टार्ट्स बैंगिंग यूटेंसिल्स, गुस्सा यूटेंसिल पे नहीं पति पे है, रूट कॉज है ना। ऐसे ही अगर बॉडी कुछ हार्ट में रेस हो रहा है, अगर आपको कुछ डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, तो वो सिग्नल जो पुकार आ रहा है ना, उसका बैकग्राउंड में कुछ है। अभी आपने फियर के बारे में कितना अद्भुत बात रमा जी ने और आपने कहा, उसका रूट कॉज है। अगर स्टेज में आप बात नहीं कर सक रहे तो उसका भी एक रूट कॉज है कि कभी आपने एक बात किया और किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, कहीं आप बात करना चाहते थे, आपके डैडी ने कहा जब मैं बात कर रहा तो मुझे ऐसा पनिशमेंट हो गया, तो आपने सोचा मैं बात नहीं करूंगा। ऐसे ही सब इंसिडेंट्स में एक बैकग्राउंड है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही every health problem has a root cause. So if we have the audacity to tap into it, I'm using a very harsh word or a strong word, audacity, because most of us do not dare to want to look into the root cause.
हमें क्विक फिक्स चाहिए। अभी कुछ हो गया, इंस्टेंटली 2 मिनट में कुछ कर दो। कौन सुनना चाहता है बॉडी को? कोई सुनना नहीं चाहता। सही बात, बहुत सही। रेयर लोग हैं जो समझते हैं कि पुकार कोई बैकग्राउंड से कुछ सिग्निफिकेंट प्रोफाउंड इवेंट से या इंसिडेंट से आ रहा है। इफ यू हैव दैट विजडम एंड नॉलेज इन यू, देन यू आर इन द राइट पाथ। मैं और एक बात सब लोगों को सोचने के लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ। जी जी। केमिकल्स कब से है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, कब से है? 200, 300, 500 years? उससे जी। पहले था क्या? था क्या? बहुत We बढ़िया, have सही बात। survived for thousands of years. Human race has been there for thousands of years. How did you sustain? In fact, the lifespan when the chemicals was not there was definitely much bigger than what, or longer than what we are experiencing today, in spite of all the chemical discoveries that we have done. With due respect to what it is doing, with absolute due respect. मैं ये नहीं कर रही कि सब लोगों को अभी abruptly सब कुछ stop करना है. Probably possible नहीं होगा. But if you give time to yourself, if you understand the inner dimension and inner reality of who truly you are and why you face such a consequences, then yes, there is a huge possibility that we can release ourselves from it. I would like to put a thought in something else. So chemicals intake can be reduced if you understand that to a large extent your pain can be reduced with it, like a painkiller or probably like any other chemical intake that we're taking. But chemicals हमारे emotions को नहीं समझ सकते till date, or probably I can probably be very confident that even in future you cannot have a tablet that can understand why you felt bad about somebody, that can understand what are your choices or likes or dislikes. आपका आदर्श क्या है ये समझने का केमिकल शायद नहीं आएगा। आपको किस बात में बुरा लगा किसी आदमी के बारे में ये समझकर आपको वो पेन रिड्यूस करने में कोई हार्मोन्स बैलेंस करने का कोई केमिकल तो बिल्कुल नहीं आ सकता, नहीं आया है। तो आपको वो केमिकल अपने अंदर जनरेट करना है। कैसे? बाय क्रिएटिंग हैप्पी हार्मोन्स। मैडम जी कितना अच्छा बात बोल रहे थे रमा जी कि put them into certain experiences, even if it is climbing stairs. Such a fantastic example she quoted. मैं एक्चुअली मेरे कुछ पेशेंट्स को बोलती हूँ कि वो बोलते हैं मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वो जो लिस्ट लिखते हैं ना प्रॉब्लम्स का, मैं बोलती हूँ 5 बात लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगता है अपने आप के बारे में। घंटे वो बहुत घंटा तक सोचते रहते हैं मेरे में क्या है इस करके। तो मैं बोलती हूँ you do one thing, you pick up on beautiful things that created happiness you in the morning, probably watching a butterfly, looking at the sparkling star, or a small kid which was probably very happy at your gesture of gratitude, और आपने कुछ अच्छा सा खाना आज खाया, वो that taste of the pickle which you really like. ऐसे चीजें को अटेंशन नहीं दे रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है, वो मैं कैसे हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करके मेरा chronic disease heal करूँ। तो I tell them, if not today, think back for 10 years, 20 years, where you felt a little happy about something. Recall it and feel that. When a bad feeling can create palpitations. अगर किसी आदमी ने आपको थप्पड़ मार दिया, उसको देख के आपका हार्ट बीट रेज हो रहा है, तो किसी बर्ड ने चर्पिंग किया, वो आपको खुशी नहीं दे सकता क्या? उसको रिकॉल करके। एक अच्छा म्यूजिक आपने 20 साल पहले सुना, अभी आपके मुंह में इंस्टेंटली स्माइल आता है। आपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया, वो इंसिडेंट सोच के आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो ये सब भी मेडिसिन है, ये समझने में दिक्कत है हमें। मेरे प्रोफेशन में चैलेंज बहुत सालों तक यही था कि मुझे समझाना पड़ा ये सिंपल है भाई, इतना कठिन नहीं है, इतना टेंशन मत लो, इट इज नॉट एज tedious as we want to believe it to be. So yes, there can be a remedy, there can be a chemical free life if you intend to have conviction towards it, if you can be persistent about wanting to research more about your own self. ये ब्लेम गेम से नहीं होने वाला, ब्लेम गेम से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जो काम कर रहे हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, एवरीबडी हैज अ मैसिव इम्पैक्ट, एवरीबडी इज हेल्पिंग, लेकिन आपको कुछ अलग करना है, आपको सेल्फ कंट्रोल लेना है, तो आपको अपने आप को स्टडी करना है, एंड देन यू कैन बी डेफिनेटली केमिकल फ्री वन डे। बहुत 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 सुंदर पूर्वी जी, मैं आपको नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आपने इतनी बड़ी बात और इतनी सरलता से कह दी।
दर्शकों, आज पूर्वी जी ने हमें हमारी सनातनी संस्कृति की अगर बात करें उसमें एकांत की बड़ी महिमा, वो एकांत जो अकेलापन, जो आजकल का अकेलापन वाले एकांत की बात हमारे शास्त्रों में या पुराणों में या हमारे सनातनी संस्कृति में नहीं कही गई। वहां पे वो कही कि हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके चले जाएं जहां पे हम अकेले बचे, बाकी सब चीजों का अंत हो जाए, हमारे चाहे दुख कहें चाहे और चीजें कहें, लाग लपेट कहें, सबका अंत हो जाए, वो हमारे जीवन का एकांत है। क्योंकि उसी स्थिति में आकर आप खुद को सोचना शुरू करते हैं, तो उस एकांत में रहना बहुत जरूरी है। जैसे पूर्वी जी कह रहे हैं कि हम एकांत में रहेंगे तब हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ हैं और क्या नहीं। और पूर्वी जी ने एक बात बड़ी खूबसूरत यहाँ पे जो कही है कि मेडिसिन कब से हैं, 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, कितनी, कब से, उससे पहले क्या था, तब भी तो लोग स्वस्थ होते होंगे ना। तो वो क्या था, तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर के हार्मोन्स को कंट्रोल करके हम लोग ठीक होते थे। हाँ, कुछ बातें ऐसी, उससे मेडिसिन होना बहुत जरूरी है, मानते हैं, चोट लग जाए, कुछ और चीजें हो जाए, बहुत सारी चीजें जिसमें मेडिसिन का होना जरूरी है। लेकिन कितनी बड़ी बात पूर्व जी ने हमें यहाँ पर समझाई है कि केमिकल आपके मन की भाषा को नहीं समझ सकती, उसको समझने के लिए आपको खुद को ही प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात। और एक बड़ी बात मुझे लगता है यहाँ पर कहना, रिपीट करना बेहद जरूरी, पूर्व जी ने जिस पे कही है कि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड खोता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करना भूल रहे हैं। हम बड़े बड़े जो छोटे छोटे दुख को याद रखते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक बटरफ्लाई ने हमारे पास से गुजर गई और हमें खुशी दी, हम उसके प्रति आभार नहीं रखते, हम उसको भूल जाते हैं। हॉर्न ने अगर हमें परेशान किया, हम उसको सारे दिन याद रखते हैं। तो अपने जीवन में सुख शांति के लिए और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मुस्कुराने के लिए जरूरी है कि आभार भी जीवन में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी जी। रमा मैम, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे दर्शक, अंशुजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मुझे लगता है अंशुजा रमन जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है आपका। अंशुजा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अलग हूं क्योंकि मैं इस पूरे विश्व में एक इकलौती हूं, इसलिए अपने आप को स्वीकार कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीने में विश्वास करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही। ये हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कॉपी बनाए। ये इंसान का ही काम है कि वो समय बचाने के लिए मोड बना लेता है, तो उसमें छपाई के लिए नए नए निकाल देता है। ईश्वर जब भी गढ़ेगा, कुछ उम्दा कारीगरी गढ़ेगा, उसका हर एक बनाई हुई, चाहे कुछ भी कायनात में जो कुछ उसने बनाया है वो सब यूनिक है। तो इस यूनिकनेस के ऊपर हमें खुद को संभलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और आत्मदीपो भव वाली बात को हमें करना पड़ेगा। खुद से ही खुद को उजागर करना पड़ेगा। रमा मैम, शो के अंत में, शो का टाइम तो हो चुका, लेकिन मुझे लग रहा है सवाल बहुत अच्छा है, ये हमें पूछ लेना चाहिए। मुझे लगता है आपके तजर्बे से ही हमें इसका जवाब यहाँ पे मिल सकता है। मैं इनका नाम तो नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं पता नहीं कौन सी भाषा, शायद मलयालम या कोई दूसरी भाषा रही होगी, तो इन्होंने लिखा है। इनका ये जो सवाल है ये जानना चाहिए, हाउ टू नो योर लाइफ पर्पज मैम एंड हाउ टू एंजॉय लाइफ जॉयफुली। जिंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों हैं, कैसे पहचाने? एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। जी, इनका ये सवाल है कि हमारी लाइफ का पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पज क्या है, हम उसे कैसे पहचाने। और खुशी, हाँ, पर्पस अपने को मानना पड़ेगा, अपने को खुद को निकालना पड़ेगा एक कि हमारी लाइफ का पर्पस है। और मेनली गिविंग टू द सोसाइटी, इसको मान लें, क्योंकि सोसाइटी ने हमको बनाया है, तो हमको सोसाइटी को गिव बैक, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो अपने लाइफ में पर्पस हम कुछ भी बना सकते हैं अपने लिए। सेल्फ ओरिएंटेड भी हो सकता है कि मुझको ये करना है, और या फिर ये जो है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स फ्रॉम अस। तो हमारी लाइफ का तो पर्पस जरूर है। छोटी से छोटी चीज में भी हमारी लाइफ जो है, दूसरों के लिए अगर हम थोड़े से भी यूजफुल होते हैं, अगर हम किसी का थोड़ा सा भी छोटा सा काम भी कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं फिजिकली किसी भी तरह से, तो वो भी हमारी लाइफ का एक पर्पस है। बहुत 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 बड़ी बात आपने। जी जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप और भी? नहीं, बस मैं तो वही बोल रही थी कि एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, आई एम रेयर, आई एम अवेयर। ये फीलिंग अगर सब में आ जाए ना, बहुत सुंदर बात। तो सबकी अपनी एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज एक बार अच्छी हो जाए तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत बड़ी बात आज कही। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का सार संगत रूप से रमा जी ने हमें बताया है
और उन्होंने अपने जीवन का कहीं या अपने अनुभवों का जो सार रस रखी वो हमारे सामने रखा है कि रेयर और अवेयर होने की जो भावना है हमें उसको महसूस करना होगा, समझना भी होगा। अच्छा, ये अभी जो सवाल पूछ रहा था ये भाषा बता रही है कन्नड़ा है और श्वेता जी इनका नाम है जो सवाल जो पूछने वाली हैं। श्वेता जी, शायद आपको आपके सवाल का, शायद कि यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रमा मैम ने इतनी खूबसूरती से इसका जवाब दिया है और कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमारा मकसद जिंदगी का ये है कि हम अपना आसपास कहीं या खुद को कहीं सुकून दे सकें, अच्छा दे सकें, पॉजिटिविटी दे सकें। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अब वो पॉजिटिविटी आप कैसे देते हैं? हो सकता है आप एक इंजीनियर बन के लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, हो सकता है आप डॉक्टर बन के पॉजिटिविटी लेकर आए, हो सकता है टीचर बन के पॉजिटिविटी लेके आए, हो सकता है आप पॉलिटिशियन बन के पॉजिटिविटी लेकर आए, हो सकता है किसी और तरह से पॉजिटिविटी लेकर आए। लेकिन जीवन का मकसद ये है कि जो आपके इर्द गिर्द है उसे डेवलप करना, उसे विकसित करना, उसे और ज्यादा उन्नत बनाना। यही जीवन हमें दिया गया है और इसी का ही हमें रिपेमेंट करना है इस लाइफ में आगे। जैसे रमा मैम हमें अभी समझाने की वो कर रही थी कि हमें एक इस बात को समझना होगा कि हमें जिंदगी में अगर आए हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चुका कर भी जाना है। तो वो चुका कर क्या जाना है? जिस खुशी जब आते वक्त हमें दी गई थी तो ऐसी खुशी हम भी दूसरों की जिंदगियों में भर कर जाएं। मन तो नहीं कर रहा है कि समय का समापन करूं और इस शो का समापन करूं, लेकिन समय है वो टिक टक करके आवाज देने लग गया है और कह रहा है कि आज के लिए तो अलविदा करना पड़ेगा। आप जैसे इतने उम्दा एक्सपर्ट्स हों तो जाहिर सी बात है किसका मन करेगा उठकर चलने का, लेकिन समय का सम्मान करते हुए आज मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा और इस विश्वास के साथ में कि आप हमारा निमंत्रण पुनः स्वीकार करेंगे, हमारे दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और पुनः इस मंच पर आएंगे और आपके जरिए हम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सरलता से हमारी जिंदगी को और सुकून ला सकते हैं, उनको जानने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू रमेश, थैंक यू एवरीबॉडी।